ताप्ती ने जब की शादीशुदा से शादी। ताप्ती ने जैसे ही सरकारी कोठी में प्रवेश किया, अर्दली दौड़ कर आया। उसका नाम पता पूछकर अंदर फोन घुमाया और फिर उसे अंदर भेज दिया। ड्राइंग रूम को देखकर ताप्ती सोच रही थी, मेरे पूरे फ्लैट का एरिया ही इस कमरे के बराबर है। तभी कुछ सरसराहट हुई और एक लंबी कदकाठी के सांवले युवक ने अंदर प्रवेश किया। नमस्कार, मैं आलोक हूँ, आप ताप्ती हैं? ताप्ती एकदम से सकपका गई। जी हाँ, बच्चा किधर है? गोलू अभी सो रही है। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही स्विमिंग क्लास से आई है। ताप्ती को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह युवक पुलिस महकमे में इतने ऊंचे पद पर आसीन होगा और इसकी 9 वर्षीय बेटी भी है। आलोक बहुत ही धीमे और मीठे स्वर में वार्तालाप कर रहे थे। न जाने क्यों ताप्ती बार बार उनकी तरफ एकटक देख रही थी। सांवला रंग, चौड़ा सीना, उठने बैठने में एकदम अफसरी ठसका, घने घुंघराले बाल जो थोड़े थोड़े कानों के पास सफेद हो गए थे, उन्हें छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, और हंसी जिसमें जरा भी बनावट नहीं थी, दिल के आर पार हो जाती थी। बच्चों जैसी हंसी। पता नहीं क्यों बार बार ताप्ती को लग रहा था ये बंदा एकदम खरा सोना है। चाय आ गई थी। ताप्ती उठना ही चाह रही थी कि आलोक बोला, ताप्ती जी, आप आई हैं तो एक बार गोलू की मम्मी से भी मिल लें। अनीता अभी रास्ते में ही हैं। बस 5 मिनट और। ताप्ती को वहां बैठना मुश्किल लग रहा था, पर क्या करती। चाय के दौरान बातों बातों में पता चला कि ताप्ती और आलोक एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। फिर तो कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। वे कब पीछे से आकर चुपके से सब देख रहे थे, ये गुरु शिष्या की जोड़ी को पता ही नहीं चल पाया। ताप्ती का चेहरा लाल हो गया। आरवी चिल्लाकर बोली, पापा, आप कब आए? पता नहीं कैसा खिंचाव था दोनों के बीच। जहां ताप्ती की उदासीनता आलोक को न जाने क्यों आकर्षित करती थी, वहीं आलोक का चुंबकीय आकर्षण भी रहकर कर ताप्ती को अपनी ओर खींचता था। ताप्ती ने बचपन में भी कभी अपने पिता की सुरक्षा महसूस नहीं करी थी। उसने हमेशा अपने पापा को एक हारे हुए इंसान के रूप में देखा था। जब मर्जी आती वे घर आते और जब मन नहीं करता महीनों महीनों अपनी महिला और पुरुष मित्रों के पास पड़े रहते। ताप्ती से उन्हें कोई लगाव है या नहीं, उसे आज तक पता नहीं चल पाया। जब उसकी मम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ था, वे फिर उनकी जिंदगी से गायब हो गए। जब भी कोई जिम्मेदारी आती तो वे ऐसे ही महीनों गायब हो जाते थे। ताप्ती कभी भी सोचती कि मम्मी ने इस आदमी से प्यार करने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। आनंदी ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर सत्य से कोर्ट में विवाह किया था। एक प्रेमी के रूप में वे जितने अच्छे थे, पति बनते ही गृहस्थी की जिम्मेदारियों से वे भागने लगे। दरअसल शादी के बाद ही आनंदी को एहसास हो गया कि वे शादी के लिए बने ही नहीं हैं। आनंदी मन ही मन अपने गलत लिए गए फैसले पर घूरती रही और तभी असमय कैंसर रूपी दीमक उन्हें चाट गई। लौटते हुए मिहिम बोला, काफी रात हो गई है आलोक भैया, मैं ताप्ती को छोड़ दूंगा, आपको भी देर हो रही होगी। आलोक का मन था वे फिर से ताप्ती के घर जाएं, पर प्रत्यक्ष में कुछ न बोल सके। रास्ते में मिहिम ताप्ती से बोला, ताप्ती, अपनी मम्मी की गलती मत दोहराओ। ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। गलत आदमी से प्यार करने का नतीजा आंटी के साथ साथ तुमने भी भोगा है। ताप्ती बोली, तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिहिम समझाते हुए बोला, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ और दिल के हाथों मजबूर होना मुझसे अधिक कौन जानेगा। आलोक भैया एक बेहद सुलझे हुए इंसान हैं, पर अपने ससुर के बहुत एहसान हैं उन पर, या यूं कहूँ उनका ये मुकाम उनके ससुर की वजह से है तो गलत न होगा। अपनी उलझनों को मत बढ़ाओ, लौटाओ। ताप्ती के दिल का चोर जानता था ये सच है। वह न जाने क्यों आलोक की तरफ झुकी जा रही है। उनका रुतबा या उनका व्यक्तित्व क्या उसे खींच रहा है, उसे नहीं मालूम। पर गुस्से में उसने मिहिम को अंदर भी नहीं बुलाया और धड़ाक से कार का दरवाजा बंद करके चली गई। रात भर वह मिहिम की बात पर विचार करती रही और फिर निर्णय ले लिया कि वह कोई भी बहाना बनाकर ट्यूशन से मना कर देगी। जब वह सोमवार को ट्यूशन लेने पहुंची तो देखा अनीता जी भी वहीं हैं। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ताप्ती, तुमने आरवी की शॉपिंग में मदद करी, थैंक यू सो मच। फिर अनीता के पिता ने ही पहल करके उन्हें दिल्ली के नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला दिया और आलोक ने भी उनको गलत साबित नहीं किया।
पहली बार में ही उनका चयन हो गया। अनीता के पिता का जो सपना उनके बेटा या बेटी पूरा नहीं कर पाए वह उनके भावी दामाद ने पूरा कर दिया। आलोक को ये रिश्ता मंजूर है या नहीं किसी ने उनसे नहीं पूछा। अनीता के लिए आलोक एक जीवन साथी नहीं बल्कि एक ट्रॉफी हस्बैंड थे। जब रात के 9 बज गए तो ताप्ती ने कहा, आरवी आपका इंतजार कर रही होगी। आलोक बोले, दोनों माँ बेटी नाना के घर गई हैं, परसों आएंगी। आज की रात में यहीं रुक जाऊं क्या? ताप्ती की भी यही इच्छा थी, पर उसे डर भी लग रहा था। आलोक शायद उसके चेहरे के भाव से समझ गए, इसलिए बोले, फिक्र मत करो, मैं अपने सरकारी वाहन में नहीं आया हूँ। सुबह ही निकल जाऊंगा। उस रात पहली बार ताप्ती को पुरुष स्पर्श का एहसास हुआ जो नारी के सौंदर्य को दोगुना कर देता है। सुबह जब उसने आलोक को कॉफी पकड़ाई तो आलोक बोले, ताप्ती, अगले शनिवार भी आ सकता हूँ क्या? और प्लीज वही साड़ी पहनकर रखना जो मैंने तुम्हें भेजी थी। वह एक हफ्ता एक दिन की तरह बीत गया और फिर से शनिवार की शाम आ गई। ताप्ती ने आलोक के कहे अनुसार उनकी ही साड़ी पहनी और आज उसने गजब का श्रृंगार भी किया था। दरवाजे की घंटी बजते ही जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अनीता जी को देखकर सकपका गई, साथ में आरवी भी थी। मैं दफ्तर के टूर पर मुंबई गया था। कंपनी का काम तो 2 दिन का ही था, पर मैंने बॉस से मुंबई में 1 दिन की छुट्टी बिताने की इजाजत ले ली थी। तीसरे दिन शाम की फ्लाइट से मुझे कोलकाता लौटना था। कंपनी ने मेरे ठहरने के लिए एक 4 सितारा होटल बुक कर दिया था। होटल काफी अच्छा था। मैं चेन कर 10वीं मंजिल पर अपने कमरे की ओर गया। मेरा कमरा काफी बड़ा था। कमरे के दूसरे छोर पर शीशे के दरवाजे के उस पार लहरा रहा था अरब सागर। थोड़ी देर बाद ही मैं होटल की लॉबी में सोफे पर जा बैठा। मैंने वेटर से कॉफी लाने को कहा और एक मैगजीन उठाकर उसके पन्ने यूं ही तस्वीरें देखने के लिए पलटने लगा। थोड़ी देर में कॉफी आ गई, तो मैंने चुस्की ली। तभी एक खूबसूरत लड़की मेरे बगल में आकर बैठी। वह अपने आप से कुछ बके जा रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो गुस्से में थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, कोई दिक्कत? आपको इससे क्या लेना देना? आप अपना काम कीजिए, उसने रूखा सा जवाब दिया। कुछ देर में उसका बड़बड़ाना बंद हो गया था। थोड़ी देर बाद मैंने ही दोबारा कहा, बगल में मैं कॉफी पी रहा हूँ और तुम ऐसे ही उदास बैठी हो, अच्छा नहीं लग रहा है। पर मैंने तुम कहा, तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई आपसे। पता नहीं क्यों जब भी शादी में बैंड बाजे की धुन में कोई फिल्मी गाने की सैद सैनाक बजती है, अभीन की धड़कनें तेज हो जाती। उसकी आंखें बंद हो जाती कुछ पल के लिए, दिल और मन रुआंसा सा हो जाता है कुछ पल के लिए। रबीना, हाँ यही तो नाम था उस लड़की का जिसे देख देख वो फिल्मी प्यार में डूब जाता था। रबीना अभीन को के प्रति सीरियस है इसका एहसास कभी भी नहीं होने देती थी। ये बात अभीन को भी पता था, पर अभीन हर शाम गुप्ता स्टोर के पास 5 बजे के करीब खड़ा हो जाता था, ताकि वो ट्यूशन जाती रबीना का दीदार कर सके। रोज दीदार के नाम पर खड़ा तो नहीं हो सकता था गुप्ता जी के स्टोर पर, इसलिए कुछ ना कुछ रोज अभीन को दुकान से खरीदना ही पड़ता था। गुप्ता अंकल सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते थे। अभीन अभी 12वीं में तो गया था। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के प्रश्नों के रट्टा मारने के बाद वो तुरंत रबीना की याद में डूब जाता था। और याद में भी ऐसे डूबता मानो सच में गोता लगा रहा हो। रबीना उसकी बाहों में, रबीना उसके जोक पर लगातार हंसते हुए। अभीन रबीना को बस सोचता जाता और अपना होश खोता जाता। अभीन के इस पढ़ाकू व्यवहार से माँ चिंतित रहने लगी। ऐसी भी क्या पाई जो बंद कमरे में पते पते बिना खाए पिए सो जाए। माँ को कहाँ पता था कि अभीन बंद कमरे सिर्फ पाई नहीं करता। 12वीं का एग्जाम खत्म होते होते ही अभीन का प्यार और भी परवान चढ़ने लगा। अभीन से रबीना कभी बात नहीं करती थी। इन 2 सालों में भी अभीन रबीना से बात नहीं कर पाया, पर इससे अभीन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हर रोज गुप्ता स्टोर से खरीदारी कराता।